हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं क्लास 9 का। हाँ, पंकज इंग्लिश स्किल टेस्ट सीजन 2 का एग्जाम हो चुका है। आई होप कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। आप लगभग सभी क्वेश्चंस का सही आंसर दिए होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं बने होंगे, या फिर ध्यान दीजिएगा कुछ क्वेश्चंस का अप्रोच सही नहीं होगा। तो वो सभी क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए मैं बेस्ट सॉल्यूशन लेकर आपके साथ आ चुका हूं। प्लीज आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने छोटे भाई बहन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आपका समय, आपका टाइम बहुत कीमती होता है। और ये एक बात याद रहे, ये वीडियो आपके लिए सॉल्यूशन तो है ही, ये जो वीडियो है आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन तो है ही, साथ ही साथ अगर आप एग्जाम दिए हैं तो ये आपके लिए आंसर की भी है। तो आप लोग आंसर मिला लीजिए, आप लोग सभी क्वेश्चंस का आंसर मिला लीजिए, आंसर मैच कर लीजिए, और फिर देखिए कि आपने कितने क्वेश्चंस रॉन्ग करा है और आपने कितने क्वेश्चंस सही करा है। और इसके बाद कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर मेरा राइट 80 है और रॉन्ग 20 है, जो भी रहा है। ऐसे तो आपका ए स्किल टेस्ट सीजन 2 का जो रिजल्ट है 19 ऑफ जनवरी को डिक्लेयर करना ही है, और 21 ऑफ जनवरी को आपका अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है। देखिए समझिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है, देखिएगा, इसका आंसर निकालना है 81 का। 81 का आंसर निकालना है तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 81 हो गया, ठीक है, 81 हो गया। ये माइनस का 2 स्क्वायर में है, और ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4 है, तो 4 हम लोग कैसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। अब मुझे इतनी सी बात बताइए छोटू, कि ध्यान दीजिएगा, अगर आप ऐसे करते हैं, माइनस को हटाते हैं तो 1/81 कर देंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा 2/4। तो बताओगे 81 जो है कितना का पावर 4 है, 3 का। तो इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या लिख सकते हैं, 1/3, या फिर आप इसको ऐसे ही कर दो ना, ऐसे ही कर दो। अगर ध्यान दीजिएगा हम लोग इसको करते हैं 1/81 का कितना पावर हो जाएगा, 1/2। 1/2 कहने का मतलब हो गया स्क्वायर रूट, यही होता ना, स्क्वायर रूट लगा दीजिए, तो आंसर हो गया 1/9। किसी भी तरीके से बना सकते हैं। सही आंसर हमारा क्या हो गया, फर्स्ट। सही आंसर क्या है, फर्स्ट। क्या आपको दिख रहा है कि नहीं कि मैं कलर चेंज करूं? आई होप कि आपको बहुत अच्छा दिख रहा होगा, बेहतरीन दिख रहा होगा, आप इसे बना लिए होंगे, है ना। ठीक है, देखो, जैसे मान लीजिएगा कि a का पावर क्या है, m है, और यहाँ पे क्या होता है, n होता है। तो इसको हम लिखते हैं a⁻m अपॉन कितना, n लिखते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, है ना, ठीक है, इसको रखिएगा। तो 2/4 था, माइनस के साइन को हटाने के लिए इसको क्या कर दिए, बट्टा में कर दिए, तो 1/81, 2 क्या हो गया, 4। इसको ध्यान दीजिएगा, सिंप्लीफाई किए तो 1/81 का क्या हो गया, 1/2 बोले तो स्क्वायर रूट, और 1/81 का स्क्वायर रूट निकाले तो कितना हो गया, 1/ कितना हो गया, 9। तो यही हमारा आंसर है, जो कि किस में है, फर्स्ट में है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा, सभी बच्चे का सही हुआ होगा, सभी भाई का सही हुआ होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। कौन रेशनल नंबर है? तो रेशनल नंबर जिसको P/Q में लिख सकते हैं, जो रूट के अंदर नहीं हो। तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो ये हमारा, ध्यान दीजिएगा, प्राइम नंबर नहीं है। इसका रूट नहीं निकलेगा पूरा, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, और ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, √4 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2, तो यही हमारा प्राइम नंबर है। सही आंसर क्या हो गया, थर्ड, है ना। सही आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया। सभी का सही आंसर होगा। चलिए, आपका 2 में 2 सही हो गया है। आगे भी मिलाते चलिए भाई, आगे भी मिलाते चलिए। कह रहा है कि जब x = क्या है, -1, तो सॉल्यूशन पूछ रहा है बहुपद किसका, 5x - 4x² + 3 का। तो -1 पुट कर दीजिए, -1 पुट कर दिए तो कितना हो गया, -5, और यहां पुट कर दिए तो माइनस का कितना हो गया, 4, और ये कितना हो गया, 3। तो 9 में से ध्यान दीजिएगा 3 गया तो -6 होगा क्या, -6 आंसर होगा क्या। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, आइए। कह रहा है कि बहुपद एक दिया हुआ है, क्या है, 2x + 5 का शून्य कितना होगा। तो जब कभी भी शून्य की बात करता है ना, तो जो बहुपद का शून्यक बोलता है, तो उसका शून्यक निकालने के लिए क्या कीजिए, उतना करके आप 0 ले लीजिए, ठीक है, 0 ले लीजिए। तो x = कितना हो गया, -5 कितना हो गया, 2 हो गया क्या, -5/2 हो गया क्या। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, सेकंड, है ना।
बच्चा वाला क्वेश्चन है भाई, बच्चा वाला क्वेश्चन है। सही आंसर हमारा हो गया -5/2, -5/2 हो गया। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन हो गया। ठीक है, आपका लगभग सभी क्वेश्चन सही हो रहे होंगे, 4 में 4 आप सही करे होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कह रहा है कि 0 और -7 कहां स्थित है। तो आप जानते हैं कि जो पहले लिखा होता है वो x एक्सिस पे होता है और बाद वाला जो होता है वो y एक्सिस पे होता है। ठीक है, और जब पहले वाला 0 हो तो जब भी वैल्यू होगा तो ध्यान दीजिएगा y एक्सिस पे होगा। ठीक है, ये हमारा भाई x है, ये क्या है x एक्सिस है, और ये क्या है y एक्सिस है ना। ये हमारा y एक्सिस है और ये क्या है x एक्सिस है। ठीक है, अगर y 0 रहेगा तो पॉइंट x पे रहेगा, और अगर x 0 रहेगा तो पॉइंट किस पे रहेगा, y पे रहेगा। तो 0 7 है, ऊपर प्लस होता है, इधर प्लस होता है, ये ध्यान दीजिएगा। y नीचे माइनस होता है, इधर x क्या होता है, माइनस होता है। तो कह रहा है कि ये कहाँ है, तो हमको तो विशेष नहीं है कि कहाँ है, बस ये बताना है किस एक्सिस पे है। तो x 0 है तो y एक्सिस पे है, तो यहाँ पे वो वैल्यू रहा होगा, ये हो गया 0 और माइनस का कितना 7। तो फिलहाल वो पूछ रहा था किस एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय चतुर्थांश में नहीं होगा, ये डायरेक्ट रूप से क्या होगा, y अक्ष पर होगा। बोले तो क्या ऑन y एक्सिस होगा, ऑन y एक्सिस। सही आंसर हमारा क्या हो गया, थर्ड हो गया। क्या सही आंसर थर्ड हो गया क्या। ठीक है, सेकंड में मान लीजिए हमारा क्या है, फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है। तो सेकंड में कोई तब रहेगा जब ध्यान दीजिएगा x माइनस रहेगा, y प्लस रहेगा। थर्ड में तब रहेगा कोई जब x और y दोनों माइनस रहेगा। फोर में तब रहेगा जब x माइनस और y, ध्यान दीजिएगा x हमारा प्लस रहेगा और y क्या रहेगा, y माइनस रहेगा। फर्स्ट में x y दोनों प्लस रहेगा। और अगर कोई एक 0 हो गया, या अगर कोई एक 0 हो गया तो एक्सिस पे होता है। अगर ध्यान दीजिएगा x 0 है तो y एक्सिस पे है, और y 0 है तो x एक्सिस पे है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कह रहा है, वह बिंदु जिसकी कोटि 4 है और y अक्ष पर स्थित है। तो y अक्ष पर स्थित है तो x 0 होगा, x 0 होगा तो नहीं होगा, x 0 होगा, x 0 होगा। सही आंसर हमारा क्या हो गया, सेकंड। ये सब बच्चा वाला तो पॉइंट है। और जिसकी कोटि, कोटि कहने का मतलब हो गया y, ऑर्डिनेट बोलते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, देख लीजिएगा। तो y कितना है, 4 है, और ध्यान दीजिएगा y एक्सिस पे है तो x क्या है, 0 है। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसका x भुज हमेशा 0 होगा, और अगर कोई ध्यान दीजिएगा पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसका कोटि बोले तो y हमेशा 0 होगा, है कि नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात इतना है तो वह त्रिभुज किस प्रकार का है। वो त्रिभुज किस प्रकार का है, तो एक हमारा क्या है 5 है, और एक 3 है, और एक क्या है 7 है। तो सबसे बड़े वाले साइड का आप स्क्वायर कर लीजिए। तो सबसे बड़े का स्क्वायर किए 7 का स्क्वायर, और दोनों छोटा को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। ठीक है, अब मुझे इतनी सी बात बताइए, 25 और 9 कितना हो गया, 34, और ये बताओ कितना हो गया, 49। 49 34 से बड़ा है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी के बड़े साइड का स्क्वायर जो होता है, दोनों ध्यान दीजिएगा किसी भी ट्रायंगल में बड़े भुजा का स्क्वायर दोनों छोटे भुजा के स्क्वायर के सम से बड़ा होता है तो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ऑब्ट्यूज एंगल कहने का मतलब हो गया अधिक कोण होता है। तो ये बड़ा है तो हमारा सही आंसर हो गया अधिक कोण, बोले तो क्या ऑब्ट्यूज एंगल। आंसर कौन हो गया, सेकंड। ध्यान दीजिएगा भाई, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, सुनिए। मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है, मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है ए बी और क्या हो गया सी। मान लेते हैं कि एक सी है, तो सी अगर ग्रेटर देन है ए स्क्वायर प्लस किसका, बी स्क्वायर का। अगर ये ग्रेटर देन है तो ये हमारा हो जाएगा अधिक कोण। कौन कौन, ये हो जाएगा अधिक कोण। और एक हो जाता है सी स्क्वायर अगर लेस देन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ठीक है, बी स्क्वायर से, तो ये हो जाता है न्यून कोण। क्या हो जाता है, न्यून कोण, बोले तो क्या एक्यूट एंगल, न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण हो जाता है। और याद रखना कि एक साइड का स्क्वायर अदर दो साइड्स के स्क्वायर के सम के क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो ये हमारा हो जाता है समकोण। क्या हो जाता है,
समकोण। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा कि एक साइड का स्क्वायर दो अदर साइड्स के स्क्वायर के सम के से ज्यादा हो जाता है तो अधिक कोण होता है। अधिक कोण बोले तो ऑब्ट्यूज एंगल। सही आंसर हमारा हो गया कौन? सेकंड। सही आंसर क्या हो गया? सेकंड। सही आंसर सेकंड हो गया। आगे चलोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझिए। आकृति में POQ एक सरल रेखा है। क्या साइज? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आकृति में POQ एक सरल रेखा है तो x का मान बताना है। तो आप जानते हैं ना कि एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, जो एंगल बनता है वो 180 के क्या होता है? बराबर होता है। तो 4 और 3 कितना हो गया? 7x प्लस का क्या होता है? 40 डिग्री इज इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री। तो 180 में से 40 गया तो 140, तो x बराबर कितना हो गया? 20 डिग्री हो गया। क्या? तो x बराबर 20 डिग्री हो गया। सही आंसर हो गया फर्स्ट। सही आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। लगभग सभी भाई का सही हो रहा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक समकोण त्रिभुज आपस में होते हैं। तो प्रत्येक समकोण त्रिभुज आपस में बराबर होते हैं, ये तो नहीं होगा। सर्वांगसम होते हैं, ये भी नहीं होगा। समरूप होते हैं, ये भी नहीं हो सकता है। समरूप का भी अलग कंडीशन होता है। प्रत्येक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो बराबर होता है। या ध्यान दीजिएगा, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। और एवरी राइट एंगल ट्रायंगल का प्रत्येक संगत भुजाओं का जो रेशियो है वो बराबर होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। सिमिलर होने के लिए भी और सर्वांगसम होने के लिए और समरूप होने के लिए अलग अलग कंडीशन होते हैं। तो बस राइट एंगल ट्रायंगल होने से कोई दो त्रिभुज सिमिलर या सर्वांगसम या इक्वल नहीं हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। आगे देखोगे क्या क्वेश्चन है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB और AC क्या है? इक्वल है। आप थोड़ा सा फोटो बना लीजिए, फोटो बना लीजिए। अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो फोटो बनाने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। ABC में AB और AC क्या है? बराबर है छोटू। AB और AC बराबर है। कोण B कितना है? 50 डिग्री। कोण B कितना है? 50 डिग्री। तो C का मान पूछ रहा है। तो यदि ध्यान दीजिएगा दो भुजा बराबर है तो आमने सामने का जो कोण होता है, ध्यान दीजिएगा, वो बराबर होता है। तो ये पूछ रहा है तो ए भी तो 50 डिग्री ही होगा। ए भी तो आपका 50 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ये तो बउआ वाला क्वेश्चन हो गया, बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया। ये भी सही आंसर हो जाएगा कौन सा? सेकंड। ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा, जो भुजा क्या होता है आपस में, जो दो भुजा आपस में इक्वल होता है उसके सामने का कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, आगे चलोगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, समझिए समझिए। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को एक ही क्रम से मिलाने पर क्या बनता है? तो सुनिए क्या होता है। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है? समचतुर्भुज। ठीक है, यही तो है, यही हमारा क्या है? समचतुर्भुज का कंडीशन होता है। ठीक है, सभी भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और इसका डायगोनल क्या होता है? राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करता है। अगर ध्यान दीजिएगा, इसके मिड पॉइंट को आपस में क्या करते हैं? मिला देते हैं। इसके अगर मिड पॉइंट को आपस में हम लोग क्या करते हैं? मिला देते हैं। तो मिलाने के बाद हम लोग को जो मिलता है वो क्या मिलता है? आयत मिलता है। इस बात को थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, ये समचतुर्भुज है। मैं फिर से लिख देता हूं, ये जो मैं लिखा हूं ना, ये क्या है? समचतुर्भुज, रोम्बस है। ठीक है, ये रोम्बस है, समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज के जो मिड पॉइंट को हम लोग मिलाकर बनाते हैं वो हमारा क्या होता है? आयत होता है। क्या होता है मेरे भाई? आयत होता है। ठीक है, और एक बात और सुन लो, अगर मान लीजिए कोई आयत है, क्या है? कोई आयत है, तो ये हमारा क्या हो गया? मान लीजिए मैं रेड से लिख देता हूं, क्या है? आयत। और आयत के मिड पॉइंट को अगर मिलाते हैं, जैसे कि ध्यान दीजिएगा, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, इसका ए भी मिड पॉइंट है, ए भी मिड पॉइंट है, और ये क्या? मिड पॉइंट है। इसके मिड पॉइंट को अगर हम लोग आपस में मिलाते हैं तो ये जो बनता है वो क्या होता है? समचतुर्भुज होता है। क्या होता है? समचतुर्भुज होता है। ठीक है, तो समचतुर्भुज के मिड पॉइंट को मिलाने के बाद आयत बनता है, और आयत के मिड पॉइंट को मिलाने के बाद, मिड पॉइंट्स को मिलाने के बाद क्या बनता है? समचतुर्भुज बनता है। मान लीजिए कि एक यहाँ पे क्या है? वर्ग है। ये क्या है? वर्ग है। ठीक है, वर्ग देख लो, इस प्रकार से क्या है? वर्ग है। और वर्ग के अगर मिड पॉइंट को आप मिलाते हैं, वर्ग के मिड पॉइंट्स को अगर आप मिलाते हैं इस प्रकार से, देखो देखो
देखो, अगर इसके मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं तो जो हम लोग को बनता है वो भी क्या बनता है, वर्ग ही बनता है। क्या बनता है, वर्ग ही। तो ये ग्रीन से मैंने लिख दिया क्या, वर्ग, और वर्ग के मिड पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं तो भी हमारा क्या बनता है, वर्ग बोले तो स्क्वायर ही बनता है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना, हो सकता है कि आपको जो नेक्स्ट मंथ में एग्जाम होने वाला है उसमें आपको पूछ दे। तो समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने के बाद जो फिगर बनता है वो आयत है। आगे चलते हैं। एक चतुर्भुज का एक कोण कितना है, 108 डिग्री है। कितना डिग्री है, 108 डिग्री है। तो अन्य तीनों कोण बराबर होते हैं तो प्रत्येक बराबर कोण बताइए। अब मुझे इतनी सी बात बताइए कि चतुर्भुज के चारों कोण का जो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, और एक कोण क्या है, 108 है। तो तीनों कोण का योग होगा 360 माइनस 108, और तीनों एंगल क्या है, बराबर है। तो निकाल देना है 3x। क्या उन्होंने दे रखा है 3x, और 3x दे रखा है 360 माइनस कितना, 108। अब x निकालते हैं। तो x निकालने के लिए क्या करो, 120 में से 36 को आपको क्या करना है, घटा देना है। तो 120 में से 36 को घटाएंगे तो ये हो गया 4, और ये कितना हो गया, 84 डिग्री हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक कोण, जो कि किस ऑप्शन में है, लास्ट ऑप्शन में है, 84। आपको इतनी सी बात समझ में आती है कि नहीं, इतनी सी बात समझ में आती है कि नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आप लोग जरूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है और कितना क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। एक आयताकार तार जिसकी लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो तार तूत नहीं है ना, तार तूत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जिस तार से आयत बनाया गया है उसी तार से, ध्यान दीजिएगा, वर्ग भी बनाया गया है। उसी तार से क्या बनाया गया, वर्ग भी बनाया गया है। तो इसका जो पेरीमीटर होगा इसके पेरीमीटर के क्या होगा, बराबर होगा। तो वर्ग का पेरीमीटर निकालने के लिए बोल रहा है तो आयत का पेरीमीटर निकाल देते हैं। तो आयत का पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L + B। तो L + B को जोड़िए, 20 और 16 कितना हो गया, 36, और 36 को 2 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो गया मेरे भाई, 72। कितना हो गया, 72। तो सही आंसर हमारा कौन हो जाएगा, सेकंड, है कि नहीं है, 72 हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसे इस प्रकार से ना पूछ के हो सकता था कि ये, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर पूछ लेता तो, सॉरी, एरिया पूछ लेता तो क्वेश्चन में ट्विस्ट होता, लेकिन पेरीमीटर ही पूछा है। तो जो पेरीमीटर आयत का होगा वही पेरीमीटर क्या होगा, स्क्वायर का होगा, क्योंकि तार का लंबाई तो सेम ही है ना, और लंबाई को तो ही पेरीमीटर बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका सही हुआ कि नहीं, सही हुआ या नहीं हुआ, हाँ या ना में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अच्छा, परिमाप इतना है तो बताओगे भुजा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया हम बताए थे कि, ध्यान दीजिएगा, अगर भुजा 2K होता है, कितना, 2K होता है, तो एरिया कितना होता है, ध्यान दीजिएगा, 2 के लिए √3K² होता है। ठीक है, तो चलिए 2 इसमें से बाहर निकाल लीजिए तो √3 हो गया। और ध्यान दीजिएगा 2 × 10 होता है तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए तो 100√3 हो जाएगा। 100√3 हो जाएगा, जो किस ऑप्शन में है, लास्ट ऑप्शन में है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा पेरीमीटर दिया हुआ था इक्विलैटरल ट्रायंगल का कितना, 60। तो बताओगे प्रत्येक भुजा कितना हो गया, 20। तो एरिया कितना हो गया, 100√3। अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो आपके गुरुजी बताए होंगे, √3 अपन कितना, 4 × भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर कितना है, 20। 20 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना, 400। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 100√3। क्या हो जाएगा, 100√3, जो कि इस ऑप्शन में है, लास्ट ऑप्शन में। आपको समझ में आती है कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में, 15 में देखिएगा, ये भी क्वेश्चन मेंसुरेशन का है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगी जिसके दोनों विकर्णों की लंबाई कितना है, 20 मीटर और क्या है, 12 मीटर है। तो ध्यान दीजिएगा, समचतुर्भुज, अगर मान लीजिए कोई समचतुर्भुज दिया हुआ है तो समचतुर्भुज में ऐसे 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 होता है, और इसका विकर्ण जो होता है राइट एंगल पे क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। राइट एंगल पे क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इसका जो एरिया होता है वो, ध्यान दीजिएगा, विकर्णों के गुणनफल का क्या होता है, हाफ होता है। विकर्णों के गुणनफल का क्या होता है मेरे भाई, हाफ होता है। तो हम लोग देख लेते हैं ना, क्या है, 12 × 20 अपन कितना हो जाएगा, 2। तो 12 × 20, 12 × 20 अपन 2 हो जाएगा। तो 20 को 6 से गुना कर देंगे तो 120 हो जाएगा। क्या
120 हो जाएगा क्या, 120 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 120 वर्ग मीटर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में। एकदम आसान आसान क्वेश्चन सेट किया गया है, क्योंकि हम आपका बेसिक चेक करना चाहते हैं कि आपका बेसिक कैसा है। अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आपको इंस्पेक्टर बनने से, आपको अधिकारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, आपको मेहनत करना होगा, कड़ी मेहनत करना होगा, लेकिन आप कर लोगे। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, अगर ज्यादा कुछ नहीं करते हैं तो बेसिक को थोड़ा सा कंप्लीट कीजिए, बेसिक को बेहतर कीजिए। आपका कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए, आपका जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ो, इसीलिए मैं स्किल टेस्ट करवाता हूं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी बेहतर करने के लिए, उनका भी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए मैं लगातार मतलब स्किल टेस्ट करवा रहा हूँ। पिछले साल भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा और इस साल भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इस बार तो पिछले साल की तुलना में और भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, ठीक है। पिछले बार बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, इस बार बहुत सारे संख्या में बच्चे ने पार्टिसिपेट करा, तो मुझे अच्छा लगा। अब मुझे लग रहा है कि चलिए जो मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ वो मतलब वो उसका मतलब समझिए कि चलिए यूज हो रहा है। जो मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ ना, मतलब कहीं ना कहीं खुशी मिल रहा है कि चलिए अब गांव के बच्चे भी अब कंपटीशन में आ रहे हैं, कंपटीशन में आ रहे हैं और अच्छा पढ़ रहे हैं, बेसिक को इंप्रूव कर रहे हैं। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हो गया 16। यदि एक गोले की त्रिज्या इतना है तो उस गोले का आयतन क्या होगा। तो गोले का त्रिज्या इतना है तो उसका आयतन क्या होगा। तो गोले का आयतन होता है 4/3, 4/3 इंटू क्या हो गया, पाई और आर क्यू। तो आर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2r, तो 2r का क्यू करेंगे तो कितना हो गया, 8r क्यू हो गया क्या। तो 8 चौका कितना हो गया, 32 पाई आर क्यू अपॉन क्या हो गया 3, तो 32/3 पाई आर क्यू, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। अच्छा मुझे इतनी सी बात बताओ कि गोला आप जानते हैं कि नहीं, गोला आप जानते हैं कि नहीं। तो ये होता है गोला 3D है, इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। ये इसका क्या है, वॉल्यूम है, ये इसका क्या है, वॉल्यूम है। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है। तो टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया दोनों बराबर होता है, क्योंकि दोनों तो सेम ही होता है। तो इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, कितना 4 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन मान लीजिए गोला को आधा पर से कट कर दिया गया, गोला को आधा पर से कट कर दिया गया, तो ध्यान दीजिएगा ये अर्ध गोला हो जाता है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, कितना 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। और इसका अगर कर्व सरफेस एरिया बोलेगा तो ये अलग हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलो, और इसका वॉल्यूम कोई पूछेगा तो वॉल्यूम क्या करोगे, ये पूरा कितना था 4/3, तो इसका आधा कर देंगे, तो इसका आधा कर देंगे तो 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, है ना, 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। ये याद रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा और इस कॉन्सेप्ट को भी आप याद रखिएगा, है कि नहीं है, आप स्क्रीनशॉट कर लेना। नेक्स्ट, यदि एक बेलन और एक शंकु के आधार और ऊंचाई समान हो तो आयतनों का अनुपात क्रमशः होगा। देखिए समझिए, तो एक क्वेश्चन तो बहुत आसान है। एक हमारा क्या है सिलेंडर, सिलेंडर को ही क्या बोलते हैं बेलन, और एक हमारा क्या है शंकु। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, दोनों के आयतन का अनुपात बोल रहा है, तो इसका कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर क्या होता है h1 होता है, और इसका ध्यान दीजिएगा क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर h2 होता है। इन्होंने क्या दे रखा है वो देखिए, आधार शंकु का आधार और ऊंचाई समान है तो अनुपात बताइए। तो आधार ऊंचाई दोनों सेम है तो रेडियस भी r होगा, और हाइट दोनों का सेम है तो हाइट भी h ही होगा। तो हाइट भी क्या है सेम है, ये तो मजा आ गया। हाइट भी क्या है सेम है, आधार भी सेम है, तो आधार सेम है तो क्या हो गया, यहां पे भी पाई आर स्क्वायर और यहां पे भी पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर कट गया और h से h भी कट गया, तो 3 ऊपर जाएगा तो 3/1 हो जाएगा। तो इसी को बोलेंगे 3:1, कितना 1, इसी को बोलेंगे 3:1। सही आंसर कौन हो गया फर्स्ट।
फर्स्ट हो गया। जब आधार भी सेम है और ऊंचाई भी सेम है तो यही होगा, ध्यान दीजिएगा यही होगा। गोला हमारा बेलन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, और ध्यान दीजिएगा शंकु हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया एच। अब पाई आर स्क्वायर एच दोनों में कॉमन है तो एक कट गया, रेशियो निकालेंगे तो 3 से गुणा कर देंगे तो 3/1 हो गया कि नहीं। तो किसी भी तरीका से देख सकते हैं, अगर आप अच्छा से पढ़े हैं, मेहनत किए हैं तो सभी क्वेश्चंस का आपने सही जवाब जरूर दिया होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक आपको दिया हुआ है, क्या देखिएगा, दिया हुआ है 91, 82, 100 से लेकर कहां तक 49 तक। इसका परिसर पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है। तो परिसर में क्या होता है, सबसे बड़ा संख्या में से सबसे छोटा संख्या घटाना होता है। तो आपको चेक करना होता है सबसे बड़ा संख्या बताओ इसमें से क्या है, हमको तो लगता है 100 ही है। सबसे छोटा क्या है देख लो एक बार जल्दी से, 46 है, हाँ 46 ही तो है। तो सबसे छोटा हमारा क्या हो गया 46। तो रेंज कितना हो गया 54 हो गया, क्या रेंज 54 हो गया, क्या आंसर हो गया सेकंड। लार्जेस्ट माइनस क्या होता है स्मॉलेस्ट। आगे चलते हैं, देखो एक व्यक्ति किसी सिग्नल लाइट के पास पहुंचा, एक व्यक्ति किसी सिग्नल लाइट के पास क्या करता है पहुंचता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट येलो लाइट इज ऑन दैट टाइम। तो कह रहा है कि उस समय येलो लाइट होने का प्रोबेबिलिटी क्या था। तो बताइएगा कहीं पे भी पहुंचता है सिग्नल लाइट के पास तो कितने लाइट जनरली लगे होते हैं, 3 लाइट। एक होते हैं येलो, एक होता है ग्रीन और एक होता है क्या रेड। तो बताइएगा येलो आने का, तो 3 में से एक आ रहा है तो एक आने की संभावना आउट ऑफ कितना 3। तो जो टोटल होता है नीचे रखते हैं और जितना मतलब पूछता है वो ऊपर रखते हैं। तो येलो तो एक ही लाइट है ना, तो येलो एक लाइट है तो ऊपर 1 लिखेंगे और टोटल लाइट कितने हैं 3 है तो 1/3 होगा। सही आंसर हो गया क्या थर्ड। सही आंसर क्या हो गया थर्ड। जैसे बोलेगा एक पासा को उछाला जाता तो छक्का आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो पासे में बताओगे 6 जो पॉइंट होते हैं या 6 जो पासा पर लिखा होता है तो एक ही होता है, लेकिन टोटल फेस कितने होते हैं 6 होते हैं। तो छक्का आने का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/6 है। ठीक है 1/6 है। मान लीजिए एक सिक्का को उछाला जाता है तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो हेड 1 है और टोटल फेस कितने हैं 2 है। तो नीचे टोटल होता है और ऊपर ध्यान दीजिएगा जिसकी जो निकालना हो उसकी संख्या होती है। आगे चलोगे नेक्स्ट कह रहा है कि ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा इज इंक्रीज बाय कितना 5। प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को 5 से बढ़ा दिया जाता है, 5 से बढ़ा दिया जाता है। तो कह रहा है उसका बहुलक क्या होगा। अगर प्रत्येक संख्या को 5 से बढ़ा देते हैं तो उसका बहुलक भी 5 से बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि 2 है, 3 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 5 है और फिर 2 है। तो जो सबसे ज्यादा बढ़ाया है 2, 2 और 2 और क्या हो गया 2। और सब में तुम 5 बढ़ा दोगे तो ध्यान दीजिए 5 बढ़ा दोगे तो 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ध्यान दीजिएगा 5 बढ़ा रहा ना तो ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो बताओगे अब जो हमारा ध्यान दीजिएगा बहुलक हो जाएगा, मोड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7। सबसे ज्यादा बार कौन आया है तो 7 आया है। तो पहले 2 था 7 आ गया तो कितना बढ़ा है 5। तो याद रहे ईच ऑब्जर्वेशन में अगर जितना आप इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे बहुलक या मोड उतना ही बढ़ेगा या फिर उतना ही घटेगा। तो वही रहेगा, ये नहीं होगा 5 गुना हो जाएगा, नहीं है। अगर प्रत्येक में 5 से गुना करते तब ऐसा देखने को मिलता, कम तो नहीं हो सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। सही आंसर क्या हो जाएगा दिल्ली, है कि नहीं है, दिल्ली हो जाएगा। आगे बढ़ोगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। तो ये तो बहु वाला क्वेश्चन है। मान लीजिएगा कि यही आपका क्या है सर्किल है, ये आपका क्या है सेंटर है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। जैसे जैसे सेंटर की ओर जाओगे जीवा का साइज बढ़ते जाएगा। और ध्यान दीजिएगा सेंटर पर सबसे बड़ा जीवा होता है, सेंटर पर सबसे बड़ा जीवा होता है। फिर ऊपर जाओगे छोटा मिलेगा, छोटा मिलेगा, छोटा मिलेगा, छोटा मिलेगा और छोटा और छोटा और छोटा। तो ध्यान दीजिएगा जो सेंटर से होकर गुजरता है, जो सेंटर से होकर गुजरता है वो सबसे बड़ा जीवा होता है। और सेंटर से गुजरने वाले जीवा को ही तो हम लोग व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं व्यास बोलते हैं, डायमीटर। तो सही आंसर क्या हो गया थर्ड। सही आंसर क्या हो गया थर्ड हो गया। क्या आगे बढ़ोगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए जिसकी त्रिज्या इतना है और दोनों के बीच का ध्यान दीजिएगा एंगल 45 डिग्री है। तो याद रहे, मान लीजिए कि आपका कोई सर्किल है और यहां से एक त्रिज्यखंड बनता है, इसी को त्रिज्यखंड बोलते हैं, इंग्लिश में इसको सेक्टर बोलते हैं, ठीक है, इसी को सेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, थीटा होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, थीटा होता है। तो मान लीजिए कि कभी आपको क्या करता है कि ए देखो, ए जो है ए वाला, ए देखो ए पॉइंट, ए होता है चाप की लंबाई, क्या होता है, चाप की लंबाई। तो अगर चाप की लंबाई पूछेगा एल बराबर, तो ये ध्यान दीजिएगा परिधि का 2 पाई आर परिधि होता है, परिधि का थीटा अपॉन 360 टाइम्स होता है, इतना से गुना कर देते हैं। ये होता है हमारा क्या, चाप की लंबाई, ये क्या होता है, चाप की लंबाई। लेकिन अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ दे, मान लीजिए कि ये मतलब मान लीजिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ दे, तो त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल एरिया पूछ देगा तो ये पाई आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री हो जाएगा। थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर चाप की लंबाई पूछेगा तो किसका अंश है, परिधि का, तो 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 होगा। और एरिया पूछेगा त्रिज्यखंड का, तो त्रिज्यखंड का एरिया किसका पार्ट है, पूरे सर्किल का, तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो सही आंसर जो हमारा होना चाहिए वो क्या होगा, अब देखो इसको हम बनाते हैं, इस पे बनाते हैं। तो पाई को तो रहने दिया है, तो पाई आर कितना हो गया 14, तो 14 इंटू कितना हो गया 14, और थीटा कितना है 45 अपन कितना हो गया 360, तो 45 अपन 360 करेंगे तो सिंप्लीफाई करके 1 अपन कितना हो गया 8, 1 अपन कितना हो गया 8 हो गया। अब इसको काट देते हैं, 2 चौका 8 और 7 दूनी 14 और 7 दूनी कितना हो गया 14, तो ये हो गया कितना 49 पाई अपन कितना हो गया 2, 49 पाई अपन 2 हो गया। सही आंसर कौन हो गया, थर्ड। सही आंसर हमारा क्या हो गया, थर्ड हो गया क्या। बहुत आसान हो गया। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर है 23 में ध्यान दीजिएगा, किसी भी नंबर के ऊपर हम लोग ये दे देते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा याद रखना है ना, ध्यान दीजिएगा, क्या इसको बोलते हैं हम लोग, 1 बोलते हैं, याद रखना है इसको, ठीक है। ये डिग्री नहीं है। तो अब यहां पे वैल्यू निकालने का रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया 1 हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया 1 हो गया, और ये भी हमारा क्या हो गया 1 हो गया। तो इसका ओवरऑल वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया, जो कि किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में। मैथ बहुत आसान रखा गया था ताकि आप लोग बनाएं, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 24, 2000 को 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल में कुल कितना धन वापस मिलेगा। तो मुझे इतनी सी बात बताइए कि उसका प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल है 20,000 रुपया। प्रिंसिपल कितना है 20,000 रुपया, ठीक है। और 20,000 रुपया कितना का वैल्यू है, 100% का। कोई भी चीज अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, 100%। तो 100% का वैल्यू ध्यान दीजिएगा कितना है मेरे भाई, 20,000। कितना, ये 20,000 है, कितना है 20,000। आप बताओगे 4% वार्षिक ब्याज से 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 5 का 20% ब्याज मिलेगा। तो बताइएगा उसका पैसा कितना हो जाएगा, टोटल 120% हो जाएगा, 120% हो जाएगा। तो मुझे इतनी सी बात बताओ कि कितना टाइम्स है, ये 200 टाइम्स है क्या, 200 टाइम्स है। तो इसको भी हम लोग 200 टाइम्स से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो 12 दूना कितना हो गया 24, पर कितना जीरो हो गया 3 जीरो। तो 24,000 रुपया, 24,000 रुपया उनको मिलेगा कितने साल के बाद, 5 साल के बाद। कितना के हिसाब से, 4% वार्षिक ब्याज की दर से, है ना। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 7/3% 42 है, तो उसी संख्या का, तो वो संख्या ज्ञात करे, वो संख्या क्या है। तो आप मुझे इतनी सी बात बताइए, 7/3% का इन्होंने वैल्यू दे रखा है कितना, 42। तो आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, 100% का वैल्यू पूछ रहा है कि 100% का वैल्यू क्या होगा, 100% का वैल्यू क्या होगा। तो आप मुझे इतनी सी बात बताइए कि 7 से 42 कट जाएगा, तो 7 का कितना हो गया 42, ठीक है। ये तो हम लोग काट देंगे, 7 42 18 गुना ही तो होना चाहिए। तो ये कितना गुना है, 18 गुना। तो इसको भी हम लोग कितना से गुना कर देंगे, 18 से गुना कर देंगे। तो बताओगे, ध्यान दीजिएगा, जो संख्या है वो हमारा कितना है 1800 है, जो किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में, है ना। किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में। नहीं तो एक नियम से बना लेना, 7/3% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 42, तो 100% का वैल्यू पूछ रहा है, तो हमारा कितना हो गया 1800 हो गया क्या, 1800 हो गया क्या।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब जनरल अवेयरनेस है, इसको करते हैं। वोट देने का अधिकार, राइट टू वोट जो है किस अधिकार के अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। बहुत सारे बच्चे राजनीतिक पॉलिटिकल राइट्स लगाए होंगे, लेकिन ये गलत है। सामाजिक अधिकार भी नहीं है। अगर संवैधानिक अधिकार नहीं होता ऑप्शन में तो मौलिक अधिकार लगाते हैं, लेकिन संवैधानिक अधिकार है तो सही आंसर हो गया कौन? सेकंड। तो वोट देने का अधिकार एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, बोले तो संवैधानिक क्या हो गया? अधिकार हो गया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर रहा है कि भारत में किस प्रकार का गवर्नेंस है, किस प्रकार का शासन है? जनतंत्र, राजतंत्र, तानाशाह और संवैधानिक राजतंत्र। राजतंत्र तो ध्यान दीजिएगा यूएई में चल रहा है, यूके में चल रहा है, यहां तो हम लोग का राजतंत्र नहीं है। संवैधानिक राजतंत्र और राजतंत्र क्या हुआ? अब राजतंत्र दो प्रकार का होता है, हो सकता है कि वहां पे संवैधानिक हो, मतलब नियम कानून से चलता हो सकता है कि राजा वहां पे मनमानी करता हो, तो उस सेंस में आप देख सकते हैं। तो हमारे देश में राजा रानी का शासन नहीं है, लेकिन ब्रिटेन, यूएई, सऊदीया अरब, ये सब जो है वहां पे मतलब एक सिंगल पर्सन एज ए किंग शासन करता है। तानाशाह तो आप जानते हैं उत्तर कोरिया हो गया, कौन? उत्तर कोरिया, किम जोंग, आप नाम सुने होंगे, मतलब जो कहेगा वही कानून होगा। तो तानाशाह भी हमारे यहाँ नहीं है, यहाँ पे कोई राजा रानी है नहीं। तो जनतंत्र, जनतंत्र मीन्स क्या हो गया? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब हो गया गवर्नमेंट फॉर पीपुल, बाय द पीपुल और ऑफ द पीपुल, ठीक है। ये लाइन को कौन बोला है? अब्राहम लिंकन। कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे, है ना। तो सही आंसर हो गया कौन? फर्स्ट। आगे देखोगे, भारतीय संविधान में बाद में जोड़े गए शब्द कौन है? समता, स्वतंत्रता, इक्वालिटी, फ्रीडम, रिपब्लिक और इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी सही होगा सेकंड में। अखंडता, अखंडता जोड़ा गया भाई, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष भी जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। कौन सा संशोधन? 42वां संशोधन। क्या? 42वां संशोधन में इसको जोड़ा गया था, अखंडता और क्या? धर्मनिरपेक्ष। तो 28 का सही आंसर हो गया सेकंड। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या एक क्वेश्चन आपका सही हुआ कि नहीं। आगे चलोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एमनेस्टी इंटरनेशनल मुख्य रूप से को बढ़ावा देता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए समझिए। कह रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल मुख्य रूप से को बढ़ावा देता है मानवाधिकार, बाल श्रम संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और ईसाई मिशनरी। तो ये जो आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल है मूल रूप से प्रमोट करता है किसको? ह्यूमन राइट्स को। किसको? ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करता है। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। आगे बढ़ोगे, हु एमंग द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। कह रहा है कौन सा जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का एक अंग है? जिलाधीश, गृह सचिव, गृह मंत्री और पुलिस महानिदेशक। तो भाई जैसे यहाँ पे बोल दिया है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है पॉलिटिक्स से आया है, जनता उसको चुना है, तो हो जाएगा हमारा क्या? होम मिनिस्टर। क्या हो जाएगा? होम मिनिस्टर, ठीक है। ये सब तो एग्जाम से पास होकर जाते हैं। जिलाधीश हो गया, होम सेक्रेटरी हो गया और क्या? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो गया। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। सही आंसर क्या है? थर्ड है। आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which of the following is not a main part of government? कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, ये तो अंग है। जुडिशियरी ये भी है और लेजिस्लेटिव ये भी है। तो नगर पालिका ये सरकार के अंग नहीं है। तो सरकार के कितने अंग है? 3 अंग। ऐसे ही पूछता है एग्जाम में कौन कौन? एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव। कार्यपालिका, न्यायपालिका और एक हमारा क्या है? विधायिका। एक कानून बनाता है, एक उसको एग्जीक्यूट करता है और एक ध्यान दीजिएगा उसका संरक्षण करता है, ठीक है, ताकि उसका कोई वायलेट ना करे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आपका सभी क्वेश्चन सही हो रहा होगा। सभी क्वेश्चन सही हो रहा है तो बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं। बस कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा, आप एक दिन बड़ा जरूर करोगे। आगे है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में दिन रात की अवधि में अंतर का मुख्य कारण क्या है? 2 घंटे का अंतर होता है। देखिएगा गुजरात इस कोना पे है और अरुणाचल प्रदेश इस कोना पे है। एकदम ये आपका कहाँ है? एकदम से ध्यान दीजिएगा पश्चिमी तट है, पश्चिमी पॉइंट पे है और ये एक पूर्वी पॉइंट पर है। तो ये दोनों में ध्यान दीजिएगा अंतर होता है कितने का? 2 आवर्स का। 2 आवर्स का अंतर होता है किसके कारण? अक्षांशीय अंतर।
लैटिट्यूडनल क्या है डिफरेंस, लॉन्गिट्यूड है, हाइट डिफरेंस है, डिस्टेंस है, तो ये देशांतर के कारण होता है। किसके कारण? देशांतर के कारण। आई होप कि आपको पढ़ाया गया होगा। तो हम केवल आंसर बताते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, है ना। आगे चलते हैं। देखिए भारत की मानक आप इंग्लिश पढ़ लो ना, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ये ध्यान दीजिएगा, ये किस पे आधारित है, किसको मान लिया गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, हाँ यही बिल्कुल सही आंसर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही मान लिया गया है। आगे चलोगे। निम्न में से कौन विषुवत रेखा के सबसे नजदीक है? तो देखिएगा विषुवत रेखा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। देखिएगा इक्वेटर कैसे गया है, यही हमारा क्या है? इक्वेटर है, जो शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, इक्वेटर है। और ये यहाँ पे देखिएगा छोटू मोटू, यहाँ पे बहुत बड़ा, छोटू मोटू नहीं बहुत बड़ा, यहाँ पे हमारा क्या है? भारत है, भारत है। और भारत का साउथ पॉइंट जो है, साउथ पॉइंट जो है वो हमारा क्या है? तमिलनाडु है। कौन है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु जो है, यहाँ पे तो टच दिख रहा होगा, तो तमिलनाडु के पास, तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में जो भी प्लेसेस हैं वो इक्वेटर के बहुत नजदीक है। इक्वेटर जो लाइन है वो भारत से होकर नहीं गुजरता है, मतलब तमिलनाडु के नजदीक से गुजरता है। और यही हमारा पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है? तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु है, और यहाँ से इक्वेटर गुजरता है। तो झारखंड तो बीच में आता है, तो ये होगा नहीं। जम्मू कश्मीर तो एकदम से नॉर्थ में है, और उत्तर प्रदेश भी नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। मान लीजिए कि एक भारत का यहाँ पे मैप आपको दिया हुआ है, और यहां से इक्वेटर ऐसे गुजरता है, तो तमिलनाडु इक्वेटर के क्या है? सबसे समीप है। आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर है 35। एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर पानी से घिरा हो उसको क्या कहते हैं? तो एक स्थलीय भाग, स्थल का भाग जो तीन ओर पानी से घिरा होता है, उसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप कहने का मतलब हो गया, उसको हम लोग पेनिनसुला बोलते हैं। तीन ओर से क्या हो? पानी हो, और एक ओर से क्या हो? स्थल हो। भारत एक क्या है? प्रायद्वीप है। देखिएगा तीन ओर से हमारा क्या है? पानी है, और एक ओर से ध्यान दीजिएगा क्या है? स्थल है। तो इसी को हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं। तट तो आप जानते हैं, समुद्र तट, महासागर का तट होता है, किनारा जिसको बोलते हैं। और द्वीप का मतलब होता है, मान लीजिए कि ध्यान दीजिएगा, एक क्या हो? लैंड एरिया हो जो चारों तरफ पानी से घिरा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। तो चारों ओर पानी से घिरा हुआ है तो क्या है? द्वीप है, आइलैंड है। और तीन ओर पानी और एक ओर स्थल से है तो हमारा क्या है? प्रायद्वीप है। खाड़ी, गल्फ, बे ऑफ बंगाल आप जानते होंगे। आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट्स? कह रहा है कि ईस्टर्न घाट्स का सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? यहाँ पे देखिएगा ईस्टर्न घाट यही है। मैं बता देता हूँ, ईस्टर्न घाट जो है, मतलब पूर्वी घाट जो है, पूर्वी घाट, उसका सबसे ऊंची चोटी है वो महेंद्रगिरी है। वो क्या है? महेंद्रगिरी है ना, वो महेंद्रगिरी है। आगे बढ़ते हैं। एक कंचनजंगा तो ध्यान दीजिएगा हिमालय का एक पार्ट है, ठीक है, हिमालय का पार्ट है। जैसे भारत का सबसे ऊंचा चोटी क्या हो जाएगा? कंचनजंगा हो जाएगा। ऐसे भारत का सबसे ऊंचा चोटी केटू लोग बोलता है, लेकिन केटू जो है पीओके में है, पीओके में। चलिए वो भारत के अंदर ही है तो उसको केटू बोलता है, लेकिन भारत के अंदर जो पीओके के अधीन में नहीं है, अगर उसमें देखा जाए तो सबसे ऊंचा चोटी क्या है? कंचनजंगा है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल देश में आता है। आगे, वुलर झील कहाँ है? तो देखिएगा कितना अच्छा मस्त वुलर झील है। कभी जाने का मौका मिलेगा तो घूमिएगा, जाइएगा, लेकिन पैसा रहेगा तब। और ये पैसा कब आएगा? जब आपको अच्छी नौकरी लग जाएगी, सरकारी नौकरी लग जाएगी। और सरकारी नौकरी कब लगेगी? जब तुम मन लगाकर पढ़ोगे। तो वुलर झील कहाँ है मेरे भाई? वुलर झील कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। आगे बढ़ोगे। दुनिया की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान क्या है? तो ये जो स्थान है देखिएगा, यहाँ पे कितना बारिश हो रहा है। मतलब ये मेघालय में ही है। मेघालय के जितने भी प्लेसेस हैं वहां पे बारिश बहुत ज्यादा होता है। लेकिन मेघालय देखिएगा चारों तरफ बादल आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे एकदम बहुत बारिश हो रहा है। लोग मतलब छाता बनाकर जो घूम रहे हैं यहाँ पे, वो छाता लेकर नहीं, क्योंकि छाता उड़ा लेगा। तो जो टाउन वाला एरिया है वहाँ पे लोग छाता ले रहे नहीं, तो यहाँ पे इसको लोग बनाए हुए हैं, जिसको हम लोग गाँव में यूज करते हैं ना, बोड़ा से बनाते हैं, कपड़ा से बनाते हैं, तो लेकर लोग चल रहे हैं। और ये जगह है मासिन, कौन? मासिनराम। और ये कहाँ है? मेघालय में। याद कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। मासिनराम में सबसे ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड किया गया है।
सिमलीपाल जीव मंडल कौन से राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा का राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। आगे चलोगे, नेक्स्ट। नेपोलियन सन 1804 में क्या है, 1804 में कहाँ का सम्राट बना था? नेपोलियन जो है कहाँ का सम्राट बना था? डीड है तो यहाँ पे ग्रामर की गलती है, बिकम होना चाहिए। तो ये कहाँ का बना था? फ्रांस का बना था। अच्छा, हिटलर कहाँ के संबंध, हिटलर का कहाँ से संबंध था? जर्मनी से। ठीक है, हाँ, हिटलर का संबंध कहाँ से था? जर्मनी से। और ध्यान दीजिए, नेपोलियन का संबंध कहाँ से था? फ्रांस से था। ये बात को याद रखिएगा, है ना। आगे चलते हैं। निग्रो जनजाति मूल रूप से के निवासी हैं। तो निग्रो मूल रूप से कहाँ के जनजाति हैं? सहारा, सहारा एरिया का। सहारा ध्यान दीजिएगा क्या है? सबसे बड़ा डिजर्ट है जो कहाँ है? अफ्रीका कंटिनेंट में है। तो सहारा क्षेत्र में ही कौन से जनजाति मूल रूप से रहते हैं? निग्रो जनजाति, निग्रो ट्राइब रहते हैं। आगे बढ़ोगे आप लोग काउंट करते जाना, नहीं तो टिक करते जाना और राउंड करते जाना कि अब कितना क्वेश्चन सही हुआ है और कितना क्वेश्चन गलत हुआ है। और जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा आप लोग देख लीजिएगा कि आंसर की के जैसा ही आपका मतलब रिजल्ट आया है या फिर नहीं आया है। तो रूस में अक्टूबर क्रांति कब हुआ था? तो रूस में अक्टूबर क्रांति कब हुआ था? 1917 में हुआ था, आपको याद होगा। ठीक है, 1917 में हुआ था। आगे बढ़ोगे। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हमारे कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। देखिएगा, पहले के जितने भी महान आदमी होते थे उसके दाढ़ी और बाल बहुत बड़े बड़े होते थे। ऐसा बोला जाता था कि उनके पास दाढ़ी और बाल कटवाने का समय नहीं होता था। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया क्या? कार्ल मार्क्स। बहुत फेमस किताब है दास कैपिटल। इसके लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है। आप एग्जाम दिए होंगे ना, ठीक है, और वीडियो देख रहे हैं ना, तो ये सब क्वेश्चंस आपको फिर कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसलिए इस प्रकार का एग्जाम, इस प्रकार का कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। रूस के संसद को क्या बोलते हैं? ड्यूमा। रूस के संसद को क्या बोलते हैं? ड्यूमा। और सोरा किसको बोलते हैं? आप लोग कमेंट करके छाप देना है। और पार्लियामेंट किसको बोलते हैं? ये भी आपको देख लेना है। ऐसे रूस के संसद को क्या बोलते हैं? ड्यूमा बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ोगे। जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने कब समर्पण किया था? तो ध्यान दीजिएगा, जर्मनी बहुत मतलब टेढ़ा देश था, जो मतलब किसी को नहीं समझता था, लेकिन बाद में इसको सबके सामने घुटना टेकना पड़ा था। तो जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने कब समर्पण किया था? तो 1945 में किया था। कब? 1945 में, 1945 में इस मित्र राष्ट्र के सामने क्या कर दिया था? समर्पण कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। निम्न में से कौन यूनाइटेड किंगडम का भाग नहीं है? तो यूनाइटेड किंगडम एक एरिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कितने देश आते हैं? 4 देश आते हैं। एक हमारा क्या है? स्कॉटलैंड, एक हमारा क्या है? उत्तरी आयरलैंड, और एक है वेल्स, और एक क्या है? इंग्लैंड। तो आज आपको समझ में आया? आज आपको समझ में आया यूनाइटेड किंगडम एक क्या है? समूह है, और इंग्लैंड एक देश है। तो इंग्लैंड के साथ साथ ध्यान दीजिएगा 3 और भी पार्ट हैं। एक वेल्स हो गया, एक स्कॉटलैंड हो गया, और एक उत्तरी आयरलैंड हो गया। आयरलैंड नहीं, उत्तरी आयरलैंड, ये स्कॉटलैंड, और एक क्या हो गया? वेल्स हो गया, और एक क्या है? इंग्लैंड, जो बॉस है ये तीनों का। तो ये चारों को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलते हैं? यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। तो इंग्लैंड तो है ही, उत्तरी आयरलैंड भी है, और हमारा वेल्स भी है। आयरलैंड नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा क्या? सेकंड। आयरलैंड नहीं है, याद रखिएगा, केवल आयरलैंड याद नहीं रखोगे, उत्तरी आयरलैंड आयरलैंड याद रखोगे, क्योंकि आयरलैंड नहीं है। आगे बढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि गुज्जर बकरवाल समुदाय मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। पहले राज था, लेकिन अब टेरिटरी है, राज नहीं है, याद रखिएगा। इसीलिए वहां पे लिखा गया क्या? क्षेत्र लिखा गया। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य पाकिस्तान सीमा से नहीं लगती है? तो 4 है जो भारतीय सीमा से लगता है। एक हमारा राजस्थान है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, एक हमारा क्या है? ध्यान दीजिएगा, गुजरात है, एक राजस्थान है, एक हमारा पंजाब है, और एक क्या है? जम्मू एंड कश्मीर है। एक क्या है? जम्मू एंड कश्मीर है। तो ये 4 लगता है, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, और क्या है? पंजाब और जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो पंजाब तो है ही, ठीक है, गुजरात भी है, राजस्थान भी है, हरियाणा नहीं है। हरियाणा कहाँ है? ध्यान दीजिएगा, हरियाणा जो है यहाँ पे पंजाब और राजस्थान के बीच में है, तो यहीं पर सिमट जाता है। और एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, जो जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच में सिमट जाता है। तो 4 ही स्टेट लगता है उसके सीमा से, गुजरात, राजस्थान,
पंजाब और जम्मू कश्मीर। तो हरियाणा हमारा हो जाएगा सही आंसर। ये सब चीज थोड़ा सा मैप से याद कर लिया करो। अब तो आपके पास मोबाइल होता है, एंड्रॉयड मोबाइल होता है, थोड़ा सा उसका यूज करो। कह रहा है कि अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, ठीक है, छुआछूत का अंत जो है कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है, किस आर्टिकल से में वर्णित है? तो ये हमारा आर्टिकल है 17। कौन सा? 17। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी का मेंशन किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान भारत में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो वर्तमान में लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 543 सीट पे इलेक्शन होता है, वोटिंग होता है, तो 543 सीट है, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट में आप 545 याद रखते हैं तो 552 रखते हैं, वो आप देख लीजिएगा। ऐसे 543 सीटें जो है आपका सही आंसर है। ग्रीष्म काल में जल के मिट्टी में बर्तन में रखे किस परिघटना के कारण पानी क्या होता है? ठंडा हो जाता है, ठीक है। कह रहा है कि वाटर जब रखा जाता है अर्थन वेसल में, कब समर के समय में, तो कौन सा फिनोमेनन है, कौन सा घटना है जिसके कारण पानी जो होता है वो ठंडा हो जाता है? क्या है? डिफ्यूजन, इमिशन, ऑस्मोसिस, नहीं, इवेपोरेशन। क्या? इवेपोरेशन। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन बोल सकते हैं, वाष्पन बोल सकते हैं, इवेपोरेशन बोल सकते हैं, जिसके कारण पानी क्या रहता है, मतलब ठंडा हो जाता है, ठंडा रहता है। आगे बढ़ोगे। दाब का एसआई मात्रा क्या है? दाब का एसआई मात्रा क्या है? तो दाब का एसआई मात्रा क्या होता है? पास्कल होता है। क्या? हाँ, पास्कल है, और ये हमारा सेकंड ऑप्शन में है, पास्कल, पास्कल, ठीक है। आप सही और गलत जरूर कर रहे होंगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही है और कितना क्वेश्चन रॉन्ग है। सोडियम का परमाणु संख्या अभी आया था, अभी आया था। सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 11 होता है। मैग्नीशियम का क्या होता है? 12 होता है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। आगे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। क्या? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने किया था, और ध्यान दीजिएगा न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने किया था। क्या? चैडविक। ये न्यूट्रॉन की खोज किए थे, ठीक है। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे, और प्रोटॉन की खोज कौन किए थे? तो गोल्डस्टीन किए थे। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखोगे, ध्वनि की गति से अधिक गति को कहते हैं। तो ध्वनि के गति से अधिक गति को क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक स्पीड। ये नहीं होगा, इंफ्रासोनिक स्पीड नहीं अब लगा सकते हैं। स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि गति, ये नहीं है। सबसोनिक स्पीड, सबसोनिक स्पीड तो हो गया लेस देन क्या? साउंड। और पराध्वनिक गति, पराध्वनिक का मतलब हो गया साउंड के स्पीड से क्या हो गया? ज्यादा। साउंड के स्पीड से क्या हो गया? ज्यादा। और एक हो गया साउंड के स्पीड से क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है, एक कम हो गया। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लास्ट हो जाएगा। सुपरसोनिक स्पीड, सुपरसोनिक स्पीड इज द राइट आंसर। आगे कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। कह रहा कि फिजिकल चेंज और क्या है? केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज उसको बोलते हैं कि चेंज होने के बाद ओरिजिनल स्टेट में वापस आ सकता है, और केमिकल चेंज उसको बोलते हैं जो ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ सकता है। जैसे पानी से बर्फ बनता है तो फिर से बर्फ पानी बन सकता है, ये फिजिकल चेंज है, ठीक है। लोहा को पिघला देते हैं तो वो ध्यान दीजिए फिजिकल चेंज है, ठीक है। लोहा फिर से जम सकता है पिघला हुआ, ठीक है। तो लेकिन आप अगर दूध से दही बनाते हैं तो फिर दही से दूध नहीं बना सकते, तो केमिकल चेंज है। अगर आप कागज को जला देते हैं तो क्या है? केमिकल चेंज है। तो आयरन धातु का पिघलना, आयरन धातु का पिघलना ये तो फिजिकल चेंज है, ठीक है। फिर से ध्यान दीजिएगा आयरन ही है। आयरन पे जंग लगना ये तो बाबू ध्यान दीजिएगा केमिकल चेंज है। दूध से दही बनना ये भी केमिकल चेंज है, ओरिजिनल स्टेट में नहीं लाया जा सकता है। दूध से पनीर बनाना ये भी केमिकल चेंज है। तो ध्यान दीजिएगा फिजिकल चेंज है, वो हमारा हो गया फर्स्ट। आगे देखोगे, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का मान होता है, गुरुत्वाकर्षण का मान होता है भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, ध्रुवों पर सबसे कम होता है, भूमध्य रेखा ध्रुवों पर समान होता है, और ध्रुवों पर भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है। ऐसा देखिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे एक अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया? ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है, और ये क्या है? साउथ पोल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, गुरुत्वाकर्षण जो होता है सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, ये ज्यादा होता है। और ये हमारा क्या हो गया? इक्वेटर, यहाँ पे सबसे कम होता है। तो इक्वेटर बोले तो भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ध्रुवों पर सबसे कम नहीं होता। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए।
ठीक है। ग्रेविटी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, रेडियस का, रेडियस के स्क्वायर का, ठीक है। और यहीं से ध्यान दीजिएगा ए हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप नीचे की ओर आओगे वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, कमते जाएगा, और तुम पोल पर रहिएगा तो गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो एक बात का ख्याल रखना। तो ये हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, या ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पे बढ़ता नहीं है बल्कि कमता है, क्या होता है, कमता है, ठीक है। देखिए क्या होता है, कमता है। आगे बढ़िएगा तो इसका सही आंसर हमारा कौन हो गया, फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है, चावल, बाजरा, ज्वार, चना, ग्राम। चना जो है कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। सही आंसर हमारा क्या हो गया, लास्ट हो गया। सही आंसर क्या हो गया, लास्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्रोमोसोम कंसिस्ट्स ऑफ, गुणसूत्र बने होते हैं क्या क्या चीज से बने होते हैं, डीएनए से, प्रोटीन से, डीएनए प्रोटीन से। तो सही आंसर थर्ड, उसमें डीएनए भी होता है और क्या होता है, प्रोटीन भी होता है ना, डीएनए और प्रोटीन दोनों होता है। बस आपको मैं ये बता रहा हूं कि आप कितना पढ़े हैं और आपको कितना पढ़ना बाकी है। अब बदमाशी किए हैं कि पढ़े हैं, इससे आपको पता चलेगा कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही जवाब दिया है, ठीक है। और अगर जवाब नहीं दिए हैं तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भर भर के मार्क्स लाएंगे, भर भर के अंक लाएंगे, ठीक है। आपको भी लाना चाहिए, आपका भी आएगा। आगे है, निम्न में से कौन सा एक वास्तविक मछली है, ठीक है। वास्तविक मछली कौन सा है, तो ऐसे पढ़ने से कुछ पता चलने वाला नहीं है। मछली होने का कुछ क्राइटेरिया होता है, ठीक है। वो क्राइटेरिया को जो भी पूरा करेगा वही मछली होगा। तो ऐसे पढ़ने से नहीं, अगर आपको याद है तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो डॉग फिश जो है वास्तविक मछली है। ऐसे तो बच्चा डॉग फिश लगाएगा ही नहीं, डॉग का मतलब कुत्ता समझेगा, लेकिन डॉग फिश ही ओरिजिनल मछली है, ठीक है, बाकी मछली नहीं है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस क्या है, सीड। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो बीज उत्पन्न करता है, तो थैलोफाइट, ब्रायोफाइटा, और एक है टेरिडोफाइटा और जिनास्पर्म। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा लास्ट, ठीक है। थोड़ा सा अलग टर्म है लेकिन आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, ठीक है। आगे चलो, कौन सा रोग मच्छर द्वारा संचारित नहीं होता, विच डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय क्या है, मॉस्क्यूटोज। ये जो आपका मेनिंजाइटिस जो होता है, मस्तिष्क ज्वर, तो मच्छर से ही होता है। मलेरिया भी मच्छर से होता है, डेंगू भी मच्छर से होता है, टाइफाइड मच्छर से नहीं होता। टाइफाइड जो होता है दूषित पानी या भोजन खाने से होता है, ठीक है, भोजन खाने से। इसलिए घर में अगर किसी को टाइफाइड हो जाता है तो उसका जूठा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो मतलब आपको भी टाइफाइड होने का खतरा बना रहता है, ठीक है। आगे चलोगे, किसी क्रिया के द्वारा एड्स नहीं फैलता है, तो एड्स नहीं फैलता है कैसे, सेक्सुअल इंटरकोर्स से तो एड्स फैलता ही है। स्तनपान से भी एड्स फैल सकता है और रक्तदान से भी एड्स फैलता है, ठीक है। लेकिन गले मिलने से ध्यान दीजिएगा एड्स नहीं फैलेगा गले मिलने से एड्स नहीं फैलेगा। जब तक ध्यान दीजिएगा किसी का ब्लड या किसी का ध्यान दीजिएगा अब एक दूसरे से ट्रांसमिट नहीं होता है ना, तो एड्स नहीं फैलता। तो हग करने से, गले लगने से एड्स नहीं फैलता है, ऐसा नहीं है। हाँ, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से, स्तनपान करने से, ध्यान दे दूध पीने से, या फिर ध्यान दे रक्तदान करने से, ब्लड डोनेट कर देता है कोई आदमी को एड्स है और कुछ दूसरों को मतलब डोनेट कर देता है रक्त, तो फिर उसको एड्स हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, सेकंड। आगे देखोगे, ऑन विच रूल डज अ रॉकेट वर्क। कह रहा है कि किस रूल पर, किस नियम पर रॉकेट काम करता है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ पे ही रॉकेट काम करता है। इसको द्रव्यमान संरक्षण नहीं बोलते हैं, ठीक है, तो आइंस्टीन का नियम हो गया। ऊर्जा संरक्षण ये भी नहीं होगा। संवेग संरक्षण, हाँ यही सही आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन के रूल पे, नियम पे आधारित होता है कौन सा हमारा, कौन सा रॉकेट वर्क। तो सही आंसर हो जाएगा थर्ड। आगे देखोगे, विच सेंट्रम कह रहा है इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ क्या है, सेल। कह रहा है कोशिका का शक्ति गृह किस कोशिकांग को कहा जाता है, तो ये तो बहु वाला क्वेश्चन है, सारे बच्चे को याद होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बढ़ोगे, देखिए, किस वस्तु का भार चंद्रमा की अपेक्षा पृथ्वी पर होगा। किसी वस्तु का भार चंद्रमा की अपेक्षा पृथ्वी पर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा पे जो ग्रेविटी होता है, अच्छा बताओगे वेट का फॉर्मूला क्या होता है,
वेट का फार्मूला होता है क्या, mg। क्या होता है, mg। वेट का फार्मूला क्या होता है, mg। दोनों जगह का द्रव्यमान सेम होगा लेकिन वजन क्या होगा, चेंज होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो g होता है ना, जो g होता है किसका, अर्थ का जो g होता है, ध्यान दीजिएगा, जो अर्थ का g होता है, अर्थ का जो g होता है वो चंद्रमा के जी से, ध्यान दीजिएगा, कितना गुना होता है, 6 गुना होता है। ठीक है, अर्थ जो होता है मून का कितना गुना होता है, 6 गुना, 6 गुना। ये क्या होता है, जी। ठीक है, ग्रेविटी की मैं बात कर रहा हूं, ग्रेविटी का। तो अगर ग्रेविटी का ध्यान दीजिएगा, ग्रेविटी जो मून का ग्रेविटी होता है उसका 6 टाइम्स होता है किस पे, अर्थ पे होता है। तो मान लीजिए कि कह रहा है कि चंद्रमा, किसी वस्तु का भार चंद्रमा के अपेक्षा पृथ्वी पर होगा। तो मान लीजिए कि पृथ्वी पर पूछ रहा है, तो चंद्रमा पे मान लीजिएगा कि 1 है, तो पृथ्वी पर उसका भार कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 गुना हो जाएगा, है कि नहीं है, 6 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब भाई ग्रेविटी, अब देखोगे ग्रेविटी ही मतलब हम लोग ये करते हैं, मान लीजिए, ठीक है, आप नहीं समझे, चंद्रमा पर जो वजन है वो 1 है, तो अर्थ पे हमारा वजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सीधी सी बात है, इसमें तो समझाने वाली कोई बात ही नहीं है, इसमें तो समझाने वाली बात है ही नहीं। जी पर मैटर करेगा। मान लीजिए द्रव्यमान तो सेम हो गया, द्रव्यमान तो क्या हो गया, सेम हो गया। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या, अर्थ, और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, मून। द्रव्यमान तो सब जगह सेम होगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे जी कितना है, 1 है, जी कितना है, 1 है, और यहाँ पे जी कितना हो गया, 6 हो गया। तो जी पे ही तो डिपेंड करता है। तो अर्थ पर जो मून पर जो हमारा क्या होगा, भार होगा, वही भार अर्थ पे कितना होगा, 6 होगा। तो 6 गुना होगा। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड। सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। आई होप कि आपका सही हुआ होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर बोलता कि जो वजन अर्थ पर है वही वजन चंद्रमा पर कितना होता, तो 1/6 होता। चंद्रमा पर कम होगा और अर्थ पे ज्यादा होगा। अगर चंद्रमा पे 1 है तो अर्थ पे 6 होगा, और अगर अर्थ पे 1 है तो चंद्रमा पे 1/6 होगा। क्योंकि ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण जो है चंद्रमा पे कम है और अर्थ पे ज्यादा है। अर्थ बहुत ज्यादा बल से अपनी ओर वस्तु को खींचता है, और बहुत ज्यादा बल से खींचेगा तो वेट ज्यादा होगा, कम खींचेगा तो वेट कम होगा। आगे, तालाब के सतह पर तैरना किस परिघटना का परिणाम है, फ्लोटिंग ऑन सरफेस ऑफ वाटर इज द रिजल्ट ऑफ व्हिच फेनोमेनन। ध्यान दीजिएगा, क्या है, गुरुत्वाकर्षण नहीं, गुरुत्वाकर्षण से तो कोई तैरेगा नहीं। ठीक है, दाब ये भी नहीं होगा, थ्रस्ट ये भी नहीं, हाँ बॉयंसी यही होगा। उत्प्लावन बल लगता है ना, उत्प्लावन बल, जिसके कारण कोई वस्तु पानी पर, ध्यान दीजिए, वाटर पे क्या करता है, फ्लोट करता है। आगे देखोगे, मंटू 50 kg आटा सर पर रखकर 20 मिनट तक खड़ा रहता है तो किए गए कार्य क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, कार्य में मतलब डिस्टेंस होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो ध्यान दीजिएगा वो वर्क डन 0 होता है। तो 500 600 नहीं होगा, 0 होगा। तो नन ऑफ दीज है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नन ऑफ दीज। वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। जब डिस्टेंस कवर नहीं करेगा तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। वो काम किया ही नहीं कुछ, वो 0 हो जाएगा। आगे, भविष्य का ईंधन के रूप में किसे जाना जाता है, हाइड्रोजन को। हाँ, ये तो बेहद आसान हो गया। भविष्य के ईंधन के रूप में किसको जाना जाता है, हाइड्रोजन को जाना जाता है। सही आंसर हमारा कौन हो गया, थर्ड हो गया। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है, तो सबसे बड़ा कोशिकांग है शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या, शुतुरमुर्ग का अंडा। आंसर हो गया कौन सा, फर्स्ट। नेक्स्ट, आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इस आकृति में आपसे पूछ रहा है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए, अगर मान लीजिए एक एसएफ का है स्क्वायर, ये हमारा क्या है, स्क्वायर है। ए स्क्वायर में मान लीजिए कि ऐसे कर दिए तो कितना हो गया, 2 हो गया। अगर ऐसे कर देते तो कितना हो जाता है, बताओ कितने हो गए, 8 हो गए। कितना हो जाता है, 8। कितना, 8 हो गया। 1 2 3 4, 4 तो ऐसे हो गया, 3a हो गया और 3a हो गया। कितना हो गया, 3a हो गया और 3 कितना हो गया, 6 हो गया, और 1 हो गया 7 और ये हो गया कितना, 8। तो 8 हो जाता है। तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल में, चतुर्भुज में अगर 2 डायगोनल को हम लोग ड्रा कर देते हैं तो टोटल कितना होता है, 8। तो बताइए इसमें कितना हो गया, 8। और बड़ा वाला में कितना हो गया, बड़ा वाला में कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8 वाट कितना हो गया, 16। 8 वाट कितना हो गया, 16। 8 को हम लोग 8 में ऐड कर देंगे तो कितना हो गया मेरे भाई, 16। कितना, 16 हो गया। और तो कोई होगा नहीं, और तो कोई होगा नहीं, किसी प्रकार से और ट्रायंगल होने का गुंजाइश नहीं है। तो 16 इज द राइट आंसर, 16।
आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 6 बजे दोनों सुइयां घंटे और मिनट के बीच का अंश कितना होगा? ठीक है, तो देखिए ये तो एकदम क्लियर दिख रहा है, ये तो क्लियर दिख रहा है, इसमें अब कोई लॉजिक बताने की जरूरत नहीं है। ये 6 बजे आपका घंटे का सुई है और ये मिनट का सुई है, ये दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसमें कोई लॉजिक नहीं बताऊंगा मैं, 180 डिग्री। आंसर कौन हो गया? लास्ट। आंसर क्या हो गया? लास्ट। आगे, आज सोमवार है तो 15 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? आज मंडे है, आज मंडे है तो 15वां दिन, 15 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? 15 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? ध्यान दीजिएगा। आफ्टर 15 डेज, तो 15 डेज हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं, तो 15 डेज ऐड कर देंगे तो बताओगे कितना हो जाएगा? इसको 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 से डिवाइड कर दिए तो 14, तो रिमाइंडर कितना बचा है? रिमाइंडर कितना बचा है? एक बचता है। तो आज मंडे है तो अगले दिन क्या होगा? अगले दिन क्या होगा? मंगलवार। क्या हो जाएगा? मंगलवार। मंगलवार ही आंसर हो जाएगा, मंगलवार ही आंसर हो जाएगा, मंगलवार, मंगलवार ही आंसर हो जाएगा। चलो, आज सोमवार है तो 15 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? 15 दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? तो तय सी बात है कि ध्यान दीजिएगा, 15 हम लोग क्या कर दिए? 15 को 7 से डिवाइड कर दिए, तो 15 को 7 से डिवाइड कर दिए तो रिमाइंडर कितना हो गया? 1 हो गया, और रिमाइंडर 1 हो गया तो एक दिन बढ़ेगा, तो मंडे में एक दिन बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेलेक्ट अननोन नंबर, इसमें से अननोन नंबर को सिलेक्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग आपको लगाना है। तो 5 और 4 जोड़कर कितना आ रहा है? 9। 10 और 2 जोड़कर कितना आ रहा है? 12। तो 7 और 6 जोड़कर कितना आ जाएगा? 13। 13। तो सही आंसर कौन हो गया? थर्ड। सही आंसर क्या हो गया? थर्ड हो गया। क्या? आगे बढ़ोगे, यहां पे क्या कह रहा है? देखो, संजना सूर्योदय के दिशा में जा रही है, वह कुछ दूर चलकर दाएं मुड़ जाती है, तो अब उसकी दाहिनी हाथ किस दिशा में है? संजना जो है पूरब की ओर जा रही है, क्योंकि सूर्योदय तो पूरब में होता है, ठीक है, पूरब में जा रही है। कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाती है, तो दाएं मुड़ गई। अब दाएं मुड़ गई तो कह रहा है उसका दाहिना हाथ किस ओर में है? तो दाहिना हाथ किस ओर में है? इस ओर में हो जाएगा, पश्चिम की ओर में, पश्चिम की ओर। सही आंसर कौन हो गया? थर्ड। फेस इधर किया हुआ है तो दाहिना उधर हो जाएगा, ऐसे ही तो है, ऐसे तो ये, तो दाहिना इधर हो जाएगा ये। तो ध्यान दीजिएगा, ये किधर हो जाएगा? पश्चिम में हो जाएगा। ये हमारा क्या है? वेस्ट है, ये क्या है? ईस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये क्या है? साउथ है। तो वेस्ट की ओर ईस्ट की ओर जा रही थी, फिर राइट घूम जाती है, तो राइट यहाँ पे, और इस डायरेक्शन में भी है, तो इसका राइट हैंड किधर है? वेस्ट की ओर है। आगे देखो, आपके पिता के पत्नी के पौत्र से आपका क्या संबंध है? समझिए, कह रहा है कि आपके पिता के पिता मतलब बोल सकते हैं क्या? दादा। ठीक है, क्या हो गया? दादा। आपके पिता के पिता बोले तो क्या हो गया? दादा। दादा के पत्नी बोले तो दादी, और दादी के पौत्र कहने का मतलब या तो आप ही हैं या फिर आपका कोई भाई है। ठीक है, आपका कोई भाई है। अब ये आपके जो है ना, आपके पिता, तो ये आपके जो है पता नहीं है, या तो ये मेल भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, तो आपके पिता के पत्नी बोले तो आपके दादी के पौत्र से आपका क्या संबंध है? तो या तो भाई या तो बहन का होगा, या तो भाई या तो बहन का होगा, है ना, भाई या बहन का होगा। आगे देखिए, कह रहा है कि इसमें से भिन्न आपको चुनना है और चुनना है। एक वर्ग है, एक आयत है, एक त्रिभुज है, ये तो वृत्त आंसर हो जाएगा। ये तो सर्किल है, राउंड है, इसमें कोई साइड नहीं होता है ना। आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन, ग्रेफाइट, हीरा और क्या हो गया? स्वर्ण। इसमें से आपको अलग चुनना है, तो कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट और क्या हो गया? स्वर्ण। गोल्ड मेटल है तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लास्ट। गोल्ड मेटल है, धातु है, तो सही आंसर हो जाएगा लास्ट, बाकी धातु नहीं है। यदि हरा को लाल, लाल को पीला और पीला को गुलाबी और गुलाबी को हरा कहा जाता है, तो पत्ती का रंग कैसा होगा? तो पत्ती का रंग क्या होता है? हरा, और हरा को क्या कहता है? लाल। तो ध्यान दीजिएगा, पत्ती का रंग क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। कितना मस्त है। पत्ती का रंग क्या होता है? हरा, लेकिन हरा को लाल कहा जा रहा है, तो लाल ही होगा उसका कलर। आगे देखोगे, P क्या है? 16, T कितना है? 20। आपको ABCD का पोजीशन याद कर लेना है। इस बार एग्जाम देते समय आपको याद नहीं था, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए आपको ABCD का पोजीशन याद कर लेना है। P 16, S 19, Q 17, V 22, W 23, L 12, M 13, I 9, H 8, C
3, O 15 और Q 17 आपको इस प्रकार से याद होना चाहिए। तो जब P 16 है और T 20 है तो इसका ध्यान दीजिएगा, प्लेस वैल्यू लिखा हुआ है, तो ये रैट का वैल्यू क्या होगा, तो रैट में 18 प्लस 1 प्लस क्या हो गया 20, तो 20 18 38 अब ये कितना हो गया 39। आंसर हो गया कौन सा, सेकंड। आगे देखो, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो ये हमारे ध्यान दीजिएगा, दिख रहे हैं यहाँ पे कॉन्फिडेंस से भरे हुए पर्सन, और वो कौन है, विराट कोहली। कौन है भाई, विराट कोहली, है ना। ये सबसे ज्यादा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने वाले हो गए, सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट शतक लगाने वाले प्लेयर बन चुके हैं। कौन, विराट कोहली, जो सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिए हैं। आगे चलोगे, एशियाई खेल 2023 में भारत का शीर्ष से कौन सा रैंक रहा था, तो इनका स्थान रहा था कौन सा, चौथा। ठीक है, देखिएगा हमारा देश अभी कितना पीछे चल रहा है। ठीक है, एशिया कप में भी ये चौथे स्थान पर है। ठीक है, ओलंपिक में तो आप कह ही नहीं सकते, लेकिन ठीक है, हमारा देश महान है, धीरे धीरे बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अग्निपथ योजना के लिए अग्निवीरों के लिए कितने वर्ष की भर्ती किया जाता है, तो 4 वर्ष के लिए। कितने साल के लिए, 4 वर्ष के लिए। इसके लिए बच्चे आंदोलन भी कर रहे थे, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये भी चल रहा था। कुछ लोग अब आर्मी में जाना भी नहीं चाहते हैं कि 4 साल के लिए कौन जाएगा, लेकिन ये जो मिशन है सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। ठीक है, मतलब सरकार को झुकना पड़ेगा, और जो भी जा रहे हैं अग्निवीर से वो समझिए कि परमानेंट ही रहेंगे, उनको 4 साल के बाद नहीं भेजा जाएगा। आगे, केंद्रीय परिवहन मंत्री कौन है, तो ये नितिन गडकरी साहब हैं। देखिएगा इनका फोटो लग रहा है मुस्कुराता हुआ, नितिन गडकरी हैं। ठीक है, नितिन गडकरी हैं। आगे बढ़ोगे, क्वेश्चन नंबर 85, वर्तमान में रेलवे के सीईओ कौन है, तो वर्तमान में रेलवे के सीईओ हमारा क्या है, विनय कुमार त्रिपाठी, अनिल कुमार, ध्यान दीजिएगा, लोहाठी। हाँ यही है, अमीर कुमार क्या है, अनिल कुमार लोहाटी, यही हमारा के हैं, क्या है क्या है क्या है क्या है, रेलवे के सीईओ हैं, सीईओ हैं। आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, तो भारत मानव विकास सूचकांक में बहुत पीछे चल रहा है, और इसका रैंक है 132वां। क्या, 132वां, 132 है, 132वां। G20 2023 के बैठक की अध्यक्ष राष्ट्र कौन है, तो ये भारत है, भारत है। जल्दी में तो बैठक हुआ था। ठीक है, ये भारत है। आगे, हमास किस देश का संगठन है, अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप जरा सा भी न्यूज नहीं देखते हैं ना सुनते हैं। ठीक है, जम के लड़ाई हुआ है किसमें, इजराइल और फिलिस्तीन में, हमास में। ठीक है, गोलीबारी, बिल्डिंग का बिल्डिंग इजराइल ने क्या करा, उड़ा दिया। तो हमास किस देश का संगठन है, तो हमास जो है आपका फिलिस्तीन, ठीक है, फिलिस्तीन देश का संगठन है। आगे बढ़ोगे, भारत लाए गए चीता को सबसे पहले कहां रखा गया था, तो देखिएगा भारत में नामीबिया जगह से चीते लाए गए थे। यहाँ पे लिखा हुआ है, नामीबिया की राजधानी क्या है, विंडहोक है, कि होशिया कुटाको हवाई अड्डे से उड़ान भरकर ग्वालियर पहुंचे थे, और ग्वालियर से चिन्नूक हेलीकॉप्टर से जरिए कुन्नो नेशनल पार्क में लाया गया था। कहाँ, कुन्नो नेशनल पार्क। कुन्नो नेशनल पार्क से मतलब इस चीता को मतलब कुन्नू नेशनल पार्क में लाकर सबसे पहले रखा गया था, किसको, ध्यान दीजिएगा, चीता को। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट, सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर कहां है, तो ये तो बहु वाला क्वेश्चन हो गया, आंध्र प्रदेश। कहां है, आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ोगे, पलक बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या है, स्वागत के लिए उत्सुक होना, स्वागत के लिए क्या होना, उत्सुक होना, स्वागत के लिए क्या होना, उत्सुक होना, उसी को बोलते हैं पलक बिछाना। आगे देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बहुत खूबसूरत नजारा था, तो खूबसूरत का क्वांटिटी बता रहे हैं। ठीक है, जैसे आप सुंदर हैं, फिर बोलते हैं कि आप बहुत सुंदर हैं, तो सुंदर का क्वांटिटी बता रहे हैं, तो बहुत को अंडरलाइन करा है और बोल रहा है कि क्या है, गुणवाचक विशेषण, परिवेशक, परिणात्मक और तुलनात्मक। तुलनात्मक नहीं है, परिणामवाचक है, परिणाम, एक क्वांटिटी बता रहा है, क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, तो परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। आगे देखोगे, जो क्षमा ना किया जा सके वो हमारा क्या हो गया, अक्षम्य। ठीक है, छा पूरा मा और या होता है अक्षम्य, ये हिंदी व्याकरण का पार्ट है। आगे, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है, एक होता है तत्सम और एक होता है तद्भव। संस्कृत में जो वर्ड बोला जाता है वो तत्सम है, और उसका बिगड़ा हुआ रूप जो है हम लोग हिंदी में बोलते हैं, उसका सुधारा हुआ या ट्रांसफॉर्म किया हुआ फॉर्म जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं उसको हम लोग तद्भव बोलते हैं। अंध जो है, अंध मीन्स क्या होता है, अंधा। अंधा जो है आपका क्या है,
ध्यान दीजिएगा, तद्भव है, ये क्या है, तत्सम है। तो ग्राम संस्कृत भाषा है तो ये हमारा क्या हो गया, तत्सम हो गया, लेकिन तद्भव पूछ रहा है। घोटक मीन्स क्या होता है, घोड़ा, तो घोटक जो है तत्सम है, और आग जो हो गया वो क्या है, तद्भव है। सही आंसर क्या हो गया, डी। आग का तत्सम क्या हो जाएगा, अग्नि, क्या हो जाएगा, अग्नि। ठीक है, तो जो टर्म हम लोग संस्कृत में यूज करते हैं वो हमारा क्या है, तत्सम है, और उसका बिगड़ा हुआ रूप बोल सकते हैं या ट्रांसफॉर्म किया हुआ फॉर्म जिसको बोलते हैं वो हमारा क्या हो गया, तद्भव हो गया। आगे, शुद्ध वाक्य को चुने। मैंने आपसे प्रणाम किया था, ये नहीं होगा। मैंने आपको प्रणाम किया था, मैं आपका प्रणाम किया था, गलत। मैं आपको प्रणाम किया था, ये गलत। तो सही आंसर हो गया कौन सा, सेकंड। आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिनोनिम्स ऑफ बोल्ड। बोल्ड मीन्स क्या होता है, साहसी। बोल्ड मीन्स क्या होता है मेरे भाई, साहसी। तो साहसी का सिनो क्या हो जाएगा, डेयरिंग। टिमिड मीन्स डरपोक, और सैक्रेड मीन्स पवित्र होता है, और साई मतलब शर्मिला। साई मीन्स क्या होता है, शर्मिला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डेयरिंग मतलब क्या, साहसी। एंटोनिम बताना है मॉडर्न का। मॉडर्न मतलब होता है क्या, आधुनिक। क्या, आधुनिक, आधुनिक। इसका मीनिंग क्या हो गया, आधुनिक। तो इसका एंटोनिम बोले तो अपोजिट। क्या, अपोजिट, विपरीत। तो आधुनिक का अपोजिट या विपरीत क्या होगा, प्राचीन। और प्राचीन का अंग्रेजी क्या होता है मेरे भाई, एंशिएंट। क्या होता है, एंशिएंट, है ना। चलो, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अम्ब्रेला का सही स्पेलिंग कौन हो जाएगा, लास्ट। अम्ब्रेला का सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा, UMBRELLA। आगे बढ़ोगे। सोहन इज इन द फील्ड। इज एम आर, आपके गुरुजी पढ़ाए होंगे कि इज एम आर के बाद हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं ना, V4 यूज करते हैं, ING। तो रनिंग हो जाएगा। सोहन खेत में, मैदान में क्या कर रहा था, दौड़ रहा था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। लास्ट क्वेश्चन है, पुट द क्लोज बेड। ठीक है, ऑन द बेड हो जाएगा। सरफेस पे दर्शाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑन। जैसे ऑन द स्टेज, ऑन द टेबल, ऑन द चेयर, ऑन द बेड। तो कोई चीज सरफेस पे रखा हो तो उसको दर्शाने के लिए हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये था क्लास 9 का सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप कि आप आंसर मिला लीजिएगा। ये आपका आंसर की था, आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, अगर होगा कि सर फिर से कुछ क्वेश्चंस को बताइए या फिर अलग से कुछ क्वेश्चन बताइए 9 का एग्जाम के लिए, तो मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा और उसमें बहुत डिटेल में, इन डिटेल आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पे हमको आंसर की देने का मेन पर्पस था, इसलिए थोड़ा सा वीडियो को हम थोड़ा सा शॉर्ट ही रखे हैं, ज्यादा हम इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं किए हैं, डिटेल में नहीं गए हैं। आई होप कि सोल्यूशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल और हेल्पफुल हुआ होगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कितना सही और कितना गलत हुआ है। फिर आप इंतजार कीजिए 19th ऑफ जनवरी को, 19th ऑफ जनवरी का, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं बाद में। टेक केयर, बाय, जय हिंद।